बताइए या बुनियादी कारण क्या है? देखिए, पिछली बार जब आपने ये सवाल पूछा था कि आखिर भारत पर के खिलाफ ये इतना आक्रामक रवैया क्यों, तो हमने पूरा आपको पैटर्न एक नक्शे पे समझाया था, एक वर्ल्ड के मैप पे आपको। और जो मुझे कमेंट्स मिले हैं लोगों से, लोगों ने काफ़ी सराहा है, कहा कि हम बुनियादी रूप से यह हमको समझ में आ गई है कि ये किस तरीके से ये इंडो पैसिफिक और ताइवान और इससे रिलेटेड है वहाँ पर। उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि कोरोना को किस तरह से वायरस को बायोलॉजिकल वेपन बना के पहले वो जो अमेरिकन वॉरशिप्स थे, थियोडर रूजवेल्ट और रोनाल्ड रेगन, उनके खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया गया। और अभी जो हालात हैं कि वो बिल्कुल वो उससे उभर गए हैं और बिल्कुल फिट हैं, सेल कर रहे हैं। वो एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी जो निमिट्स है वो भी आ गया है। और अमेरिका के पास सात एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो कि 3 जो है ये आपको ये जिसको हम ये साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में वो सेल कर रहे हैं। तो उधर भी बड़ी ऐसी बात नहीं है बहुत। अगर वेस्ट में हमारी तरफ हो रहा है तो ईस्ट में उधर भी चाइना के पसीने छूट रहे हैं। तो उसको अगर ओवरऑल नज़रिए से, ओवरऑल पर्सपेक्टिव में इसको देखना चाहिए। लेकिन जो आपने गलवान के बारे में सवाल पूछा, तो इसका बुनियादी कारण ये है कि इन्होंने अपने तो सारे स्ट्रैटेजिक रोड्स बना लिए, पैसा था इनके पास, और जैसे जैसे पैसा आया 50,000 किलोमीटर का इन्होंने नेटवर्क बनाया, बिल्कुल नेपाल तक ये ले आए रोड को। एक कोई केरुंग पोस्ट है नेपाल का, वहाँ से ये हथियार भी ला रहे थे नेपाल को। और मैंने आपको एक बार उस समय पहले कहा था कि एक केरुंग पोस्ट से ही ये शाहीन बाग के समय में बहुत सारा हथियार आया था। तो इन्होंने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। अब हम भी इकोनॉमिकली जैसे डेवलप हमने किया, हम तो लूटे हुए लोग थे। हमको तो अंग्रेज पूरा लूट के चले गए थे। और उसके बाद फिर ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी, मतलब जिसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे, हम उसके शिकार थे। उसके बाद से ये जब हम पैसा आने लगा देश में, तो हम भी अपग्रेड करने लगे और काफ़ी अपग्रेड किया हमने। उसी सिलसिले में हमने ये जो एक रोड दरबुक, और दरबुक में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं, मैंने पहले भी कह रखा है। दरबुक से दौलता बेग ओल्डी को तरफ हमने एक सड़क स्ट्रेटजिक उसका निर्माण हमने शुरू किया। काफ़ी हद तक वो हो गया। इनको उससे बड़ी पीड़ा वो इसलिए हुई क्योंकि एक तरफ अक्साई चीन था, दूसरी तरफ वो उस तरफ सक्शन वैली था, और ये आगे में मतलब ये जस्ट साउथ ऑफ काराकोरम हाईवे। अब काराकोरम हाईवे उनके लिए एक स्ट्रैटेजिक हाईवे है। और 62 वॉर में लोग अक्साई चीन की तो बात करते हैं, अक्साई चीन जो उन्होंने कब्जा किया उसकी तो बात करते हैं, लेकिन जो सक्शन वैली जो उन्होंने लिया पाकिस्तान से, जो कि हमारा इलाका है, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। तो दाहिने हमारा इलाका, बाएं हमारा इलाका, सामने हमारा इलाका। तो हमने एक स्ट्रैटेजिक रोड जो अभी हमारे पास है, जो टेरिटरी, उसमें से हम ये दरबुक से लेके डीबीओ तक हम स्ट्रैटेजिक हाईवे हम बना रहे थे। इनको क्या डर है, इनको कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ये असर डालेगा, और यकीनन डालेगा। गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। और कोई हक नहीं बनता है पाकिस्तान को वो टेरिटरी ऑफर करना चाइना को, और चाइना का कोई हक नहीं बनता है कि वहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का। आप समझ रहे मेरी बात? तो कभी कभी हैरानी होती है इस बात की कि यही इसी गिलगिट बल्टिस्तान के कारण अंग्रेज चाहते थे कि ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये गिलगिट बल्टिस्तान का, वो चला जाए पाकिस्तान के पास। और उन्होंने
आपको मैंने बताया था कि वहाँ पर जो जनरल जो था उस समय वो ग्रेसी अंग्रेज था, यहाँ भी थे, दोनों ने मिल के फिक्स्ड मैच खेला। कभी इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन भी किया तो हम अपनी फौजें वहाँ तक ले आएंगे। तो जब ये हुआ तो लड़ाई तो वो प्रिवेंट नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने जैसे ही गिलगिट बल्टिस्तान का इलाका उनको मिल गया, और उस समय मुजफ्फराबाद होके वो एक सड़क जाती थी, वही एक सड़क, वो इनके हासिल हो गया। इन्होंने उस समय सीज फायर लाइन कर दिया, जिसको आज LOC बोलते हैं, है ना। तो जो अंग्रेज चाहते थे गिलगिट बल्टिस्तान, अब ये नया कॉलोनियल पावर ये बन गया है, बनने की कोशिश कर रहा है चाइना। उसको भी उसी स्ट्रैटेजिक रीजंस के लिए गिलगिट बल्टिस्तान चाहिए। तो एक कॉलोनियल पावर अब ये दूसरा कॉलोनियल पावर है, और कम्युनिस्ट की आड़ में। अब हम इस चीज को कैसे परमिट कर सकते हैं? अगर उनको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है तो अफगानिस्तान के थ्रू बना है। जिंगजियांग प्रोविंस से लेके अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान हमारी टेरिटरी से वो क्यों बना रहे हैं वो? तो उसको इन्होंने ये कंटेस्ट किया। अब है क्या कि ये समय क्यों, तो मैंने कहा कि इन्होंने जब ये कोरोना वायरस इन्फ्लिक्ट किया तो इन्होंने कैलकुलेट किया कि पूरी दुनिया पैरालाइज्ड हो गई, और काफ़ी आपने देखा लोगों को परेशानी भी हुई है इससे, ये पूरे कोरोना से। पहले मैंने आपको बताया था कि यूरोप में इसलिए किया ताकि जो ये ईस्ट चाइना सी में जो अमेरिकन्स हैं, जापान, साउथ कोरिया, और इनके जो पूरी प्रेजेंस है अभी 3 नेवल ये एयरक्राफ्ट कैरियर की, उसमें और ये अपना सहयोग न दे सकें नाटो के द्वारा। तो ये इसलिए किया। पूरी दुनिया में ये पैंडेमिक फैलाने के बाद उन्होंने कहा, एक वो जो एक हमारे यहाँ विज्ञापन आता है, वो बल्ब का कौन सा विज्ञापन, की घर के सारे बदल डालूंगा। तो इन्होंने इस पूरी महामारी को यूज किया कि सारे बदल डालूंगा। तो सारे बदल डालूंगा का मतलब है कि साउथ चाइना सी में हमने डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया, हमने वियतनाम का एक वेसल भी बना दिया, हमने जितने साउथ चाइना सी में थे नए नए क्लेम्स डालने शुरू कर दिए वहाँ पे। हमने ताइवान को धमकाया कि अगर तुमने ये वन चाइना पॉलिसी से अगर तुम थोड़ा भी डेविएट हुए तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। जापान को थ्रेटन किया। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। मलेशिया का जो ऑफशोर वो ऑयल सर्वे वेसल था, उसको जाके इन्होंने वो किया। हाँ, इंडियन ओशन में वो तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये महामारी के बीच में, और ये महामारी के बीच में शायद इनकी ये कैलकुलेशन थी कि हिंदुस्तान को हमने बिल्कुल पैरालाइज कर दिया है, इसलिए इसको रिएक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन उनकी सारी कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल अपसेट हो गई है। तो उसके बाद से इन्होंने ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके इन्होंने यही कहा कि भाई ये गिलगिट बल्टिस्तान का इलाका, मतलब ये इस पर हमारा वर्चस्व है, हमको चीन ने, हमको पाकिस्तान ने दिया है, आप बिल्कुल कोई ऐसा काम न करें जो इसको थ्रेटन करता है। दूसरी बात, हम क्यों मानने दें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर? कम्युनिस्ट माने या ना माने, सोनिया गांधी माने ना माने, हम तो अपने आप को चाइना के कॉम्पिटिटर मानते हैं। हम उनसे पुरानी संस्कृति है हमारी, कहीं ज़्यादा विकसित संस्कृति है। हमारे यहाँ ज्ञान है, विज्ञान है, हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिज्म है। तो हमारे पास तो सब कुछ कंटेंट है, हम क्यों माने? दूसरी बात, आपने देखा होगा कि 2017 में भी, अब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का आप इस तरह समझ लीजिए कि कुछ बनावट ऐसी है चाइना की कि शंघाई से तिब्बत मान लीजिए 5000 किलोमीटर है। तो भाई तिब्बत के लिए इन्होंने, तिब्बत खुद एक बहुत बड़ा एक एंटिटी है, तो उसके एक तरफ उन्होंने कहा कि ठीक है, समुंदर से ऐसे मलक्का स्ट्रेट से ये घूम के जाएगा, इससे अच्छा है कि एक इधर से कॉरिडोर बना लो। तो गोदर के थ्रू वो जितना तेल वेल है वो आएगा, बाकी ये एक आउटलेट टू द
आउटलेट टू द इंडियन ओशन एक तरह से और सी। उसी तरीके से इन्होंने म्यांमार का अगर देखें, एक तरफ यूनान प्रोविंस है, वही वाली बात है कि इतने जहाज घूम जाएंगे तो इसलिए यूनान से एक सीधे आप पाइपलाइन आप ले आए म्यांमार के वेस्टर्न उस पर सिटवे पे ले आए, हाँ उसको आप चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कर दें। और मुझे जितेंद्र जी याद है कि उस समय मैं, अब पुरानी बात है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास इसकी खबर आए, उस समय मैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में था और मैं म्यांमार के साथ डील कर रहा था। ये मेरे पास ये इसके पूरे तथ्य मेरे सामने थे कि किस तरीके से ये आउटलेट चाहते हैं। यहाँ पे एक भामो एक जगह है ऊपर में, अगर आप जाएंगे नदन म्यांमार में तो एक जगह है भामो, तो यूनान से भामो में एक रिवर पोर्ट बनाना चाहते थे ये, और वहाँ से ये रिवर, ये रावडी जो नदी जो है वो नेविगेबल रिवर है, उससे फिर ये समुद्र में इसको लाना चाहते थे। और चॉकफ्यू और सिटवे इस पर भी काफ़ी मतलब उस समय चर्चा हो रही थी। तो उस समय ये इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बोलते थे इसको, जस्ट एक इन्होंने वो मशक्क़त कर रहे थे कि हमको किसी तरीके से, तो लेकिन सोच उस समय से इनकी चल रही थी कि ये जो मलक्का डायलेमा जो है इसको कैसे सॉल्व करें। तो उसको मलक्का डायलेमा को वो सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने ये सब विचार, उसको शी जिनपिंग ने इसको इकोनॉमिक कॉरिडोर का और उसको लार्जर रूप दे दिया। उसी तरीके से चाइना बांग्लादेश का कॉरिडोर, अब देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अभी हो रहा है, उसके बाद चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो लुंगी वैली नहीं है वो मैं उसको बोलता है चाइना चुम्बी चिटागोंग। तो उनका था कि ये जो कॉरिडोर है इसको सीधे हम बे ऑफ बंगाल में ले जाएं, इनसे चिटागोंग ले लें हम, या कोई और पोर्ट जैसे सोना द्वीप है कोई पोर्ट है वहाँ अपना ये करके वहाँ से हम डायरेक्ट ये हो जाए। तो डोकलम जो हुआ ये उसी का हिस्सा था जिसको आप चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये आपको मैं ये भी बता दूं कि चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के समय में उसके संदर्भ में जब ये डोकलाम हुआ, डोकलाम के पहले इन्होंने करीब 100 जो टॉप लीडर्स है उसके साथ ये शी जिनपिंग ने सलाह की, और सलाह करने के बाद ये डोकलाम क्राइसिस हुआ कि ये बस था कि हिंदुस्तान, देखो एक हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में, अगर आप पूरा वर्ल्ड मैप देखें, जो कि पूरे इनके बेल्ट रोड इनिशिएटिव को पूरा अपसेट कर सकता है। यूरोप में ये कहाँ जाएगा वो बाद की बात, इन्होंने वो स्पेन में ट्रेनें चलाई हैं, वो सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ट्रेनें चलाई, वो सब तो दूसरी बात है, लेकिन जो इनका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसका अगर कोई एक स्पैनर डाल सकता है इनके काम में वो है इंडिया, क्योंकि उसको चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान से जाए, हमारे कॉरिडोर से जाए, ठीक है, और या नहीं तो वो इधर से जाए ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से वो भी हमारा है। तो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव, तो इनको बड़ी परेशानी हुई कि ये अपने आप को, वो कहते ना एक अंग्रेजी में एक वर्ड है अपस्टार्ट, जब नया नया पैसा आता है ना, वो आप देखते हैं ना जब किसी के पास नया पैसा आता है तो वो इतनी मोटी चेन पहनने लगता है, वो बड़ी सी गाड़ी वो सर, और वो म्यूजिक सिस्टम अपना गाड़ी में पूरे फुल वॉल्यूम पे वो बजाना शुरू करता है। चाइनीज़ का वही है, ये अपस्टार्ट हैं ये लोग। तो अब का पैसा आ गया इनके पास। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अब इस उम्र में कुछ आदमी को कुछ विजडम भी आता है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ईश्वर जब आपको जितना पैसा देता है ना वो सोच समझ के देता है। अगर आपको बर्बाद करना है, अगर मेरे पास ही, अगर मैं मान लो 25 साल के उम्र में मेरे पास अगर 10 करोड़ रुपए होते, शायद मैं ही बर्बाद हो जाता। एक बात कह रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं ही बर्बाद हो जाता। तो वही चाइना का हाल हो रहा है। तो इनको लगता है कि ये जो है ये ऐसे नहीं मानेगा, ये
इंडिया, तो इसको तो इन्होंने फिर क्या किया, अब देखिए तीन सेक्टर है हमारे, जो तिब्बत के साथ बॉर्डर है, मैं तो चाइना के साथ बॉर्डर कहना बंद कर दूंगा, जो हमारा तिब्बत के साथ बॉर्डर है जिसको चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ, उसको तीन सेक्टर में आप देखें, ईस्टर्न सेक्टर सिक्किम वाला वो सेक्टर, उसके और जो जिसकी बात हमने की डोकलम की, ईस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और फिर वेस्टर्न सेक्टर। तो सेंट्रल सेक्टर में वेस्टर्न सेक्टर में तो आप देख रहे हैं जो गलवान में हुआ, ईस्टर्न सेंटर में आप देखा जो गलवान में वो डोकलाम में हुआ, और सेंट्रल सेक्टर में इन्होंने नेपाल को चुना है। सेंट्रल सेक्टर में हमारा कोई झगड़ा नहीं था इनके साथ, तो इन्होंने झगड़ा को क्रिएट करने के लिए इन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको नेपाल को ये करवाया है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, और आपको खबर आ जाएगी 2-3 दिन में कि इनका म्यांमार के साथ भी प्रॉब्लम होगा, इससे ये इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके। तो ये पूरा ये जो है ना, ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव का ये मामला है। तो ये देखिए, ये जो बुनियादी कारण जो है वो यही है। अब आप पूछेंगे कि ये जो पुश एंड शव, ये धक्का मुक्का जो हमारे यहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारे आपने कहा कि हाँ जी, हमारे 20 हुए, उनके 43 ये हुए, वो तो उनके फिगर्स तो वो खुद नहीं बोलेंगे, वो आपको तो कुछ नहीं उनके बारे में पता चलेगा, उनके कितने बच्चे उनको खुद नहीं मालूम है शायद, ठीक है ना। नॉर्मल चाइनीज को बीवियां कितनी है, इट्स वेरी कॉमन, मतलब मिस्ट्रेसेस रखना वहां पर बहुत कॉमन चीज है। माओ से तुम की कितनी बीवियां थी, अब देख लेना ये करके। लेकिन अब वही कम्युनिस्टों के लिए वही भगवान है भाई, तो हम क्या कर सकते हैं उसको। तो ये आपको कभी फिगर्स किसी चीज के बारे में आपको चाइनीज का मिलेगा नहीं, लेकिन कई सोर्सेस से अब पता चल रहा है कि उनके 43 तो कम नंबर है। मैं भी बिहार रेजिमेंट का हूँ बेसिकली, हमारे भी कुछ सोर्सेज हैं, मैं भी उस एरिया में रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे भी तो कुछ, मेरे भी तो कुछ इनपुट्स होंगे। ये 43 तो मैं बाद में मतलब जो कंफर्म्ड है कई सोर्सेज से, इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। 7-8 के तो सर जो है वो ये नेक से लटका हुआ था, हमारे भी जवानों ने। बिल्कुल। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि आपने कुछ सवाल उठाया है, ये कोई कुछ राजनीति नेता ने, कि बिना हथियार और इसके क्यों आपने गया, ये मैं इसका भी आपको एक इसकी पूरी बैकग्राउंड आपको देता हूँ कि है क्या और हुआ क्या। तो देखिए, ये 93 में एक एग्रीमेंट साइन होती है दोनों देश के बीच में। उस एग्रीमेंट में वो तमाम 5 सिद्धांतों पे, 5 प्रिंसिपल्स पे होती है कि भाई हम एक दूसरे के सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, हमारा एक दूसरे के अफेयर में नॉन इंटरफेरेंस होगा, हम पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगे। 93 में ये एग्रीमेंट साइन होती है। अब ये 96 में इसी को जमीनी रूप दिया गया, इसको एक प्रोटोकॉल दिया गया कि ठीक है, शांति से तो हम रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे शांति से बॉर्डर पे। तो उन्होंने कहा, इसको इस तरह, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके कहता, 96 में ये तय हुआ कि ठीक है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ना बंदूक ना बारूद, नाइदर गन्स नॉर एक्सप्लोसिव्स, और उसमें इन्होंने कहा कि ये 2 किलोमीटर के उसमें कोई फायर आर्म्स
इस्तेमाल नहीं होंगे, दोनों अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2005 में मनमोहन सिंह ने इसको रिएटरेट किया, इसको 2006 वाले एग्रीमेंट को। तो उसमें था कि न बंदूक न बारूद, ठीक है, और टू बी फेयर कि उन्होंने भी कभी बंदूक और बारूद का इस्तेमाल नहीं किया, तो हमने भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया। और हो सकता है कई बार प्रोवोकेशंस होंगे, लेकिन जब एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के तहत हमने, अब वो एग्रीमेंट मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सही है या गलत है, वो एग्रीमेंट गलत था। कि जब आप कहते हैं कि एलएसी के परसेप्शन अलग अलग हैं, तो फिर ये 2 किलोमीटर वाला कैसे फिट बैठता है उसमें? तो ये पूरी एग्रीमेंट का वर्डिंग ही गलत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक उस दिन मैं उस पे था टाइम्स नाउ पे, तो उन्होंने जनरल शकेटकर को बुलाया था। वो जब एमओ डायरेक्टरेट में थे, तो वो पूरा जब ये बन रहा था एग्रीमेंट, तो इन्होंने ऑब्जेक्ट किया था इस बात पे। उन्होंने कहा था कि इसको वर्ड एग्जिस्टिंग, आप एग्जिस्टिंग डालिए। तो कुछ एमईए वाले जो थे उस समय, वो अंग्रेजी के बारे में कुछ उनको मतलब हवाला देकर उसका इनको थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश की इन्होंने, ये इनकी बात नहीं सुनी गई। आज अगर वो होता कि एग्जिस्टिंग एलएसी की, तो फिर बात आ जाती कि ठीक है, तो बताओ एक्चुअल अलाइनमेंट क्या है एलएसी का। 2 किलोमीटर हम नहीं आएंगे, 2 किलोमीटर तुम नहीं, न बंदूक न बारूद, ठीक है। आज वो स्थिति होने भी नहीं, ये स्थिति होने नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, देखो हम लोग तो कुछ मामलों में बहुत गुलाम देश है। 60 से 70% एनर्जी, शक्ति जो है हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स का और कुछ स्पेशली डिप्लोमेट्स का, वो अंग्रेजी भाषा को हैंडल करने में जाता है। अच्छा, ये बोझ जापानीज के ऊपर नहीं है, रशियंस के ऊपर नहीं है, चाइनीज के ऊपर नहीं, किसी के वो ये बोझ नहीं है। ये इतना बड़ा बोझ लेके ये करते हैं, और उसी का ये कारण है कि आज ये एग्जिस्टिंग वर्ड अगर उस समय इस्तेमाल हो गया होता, तो आज हालात कुछ और होते। तो ऐसे समय में ये जब बात हुई, ये उस एरिया में आए थे, वहां से ये इनको कहा गया भाई आप जाइए यहाँ से। चले गए तो कहीं मेरी जो अपनी खबर है, फिर इनसे कहा गया कि भाई देखो जाके वाकई में ऐसा तो नहीं है कि रात में आके ऑक्यूपाई कर लें। फिर तो वो उस मन से लोग गए थे कि अगर भाई एक तो वो जो ना गोली ना बारूद वाली जो बात जो है वो सर, तो ये वहाँ पे गए, तो अगर वो होते तो उनको कहा जाता कि भाई वापस जाओ यहाँ से। अब उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट शुरू की तो थोड़े देर जब ये चला, काफ़ी घंटे चला है ये मारपीट। अंधेरा था, और ये लोग जो बकवास करते हैं ना, वो 14,000 फीट पे वहाँ पे जिस एरिया के में, रात को टेम्परेचर -20 से ऊपर हो जाता है। अंधेरे में क्या है कि कोई भी, आपने देखा है ना राइफल के आगे बेनेट होता है। बेनेट किस लिए होता है? बेनेट होता है क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए, समझे कि नहीं? CQB बोलते हैं उसको, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट। रात के अंधेरे में जब गुत्थम गुत्थी हो रही है, तो आप किस पे फायर करोगे? आप फायरिंग का एक टैक्टिकल तरीका होता है। एक हमारे यहाँ वो होती है IFF, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड दुश्मन है या ये। पूरे आपको यम कपूर वॉर का आप देख लीजिए, कितने लोग केवल फ्रेंडली फायर से मारे गए।
ये पठानकोट एयर बेस में जब ये हुआ है हमला, तो उसमें फ्रेंडली फायर से भी लोग गए थे, क्योंकि रात के समय में IFF बहुत मुश्किल होता है, तो आप कैसे गोली चलाएंगे? एक वो भी कारण रहा होगा। तो अब कोई भी हमारा जो देशभक्त होगा वो कहेगा कि भाई हमारे जवानों ने, अब ये मालूम है ये नहीं हमें अपने जवानों पर पूरा भरोसा है। अगर आपको भरोसा है तो आप इतनी गंदी बातें कैसे कर रहे हैं? आप इतनी गंदी बातें कैसे कर रहे हैं? ये केवल ये इनको मालूम है कि क्या पब्लिक को, लेकिन ये अंदर से ये बहुत पापी लोग हैं। इनके पता नहीं इनकी परवरिश कैसे हुई है, किस पाप के, ये पाप के पैसे से इनकी परवरिश हुई होगी, और ये आज भी पाप का पैसा खा रहे हैं, चाइनीज का पैसा खा रहे हैं। तो बुनियादी मैंने आपको ये बता दिया कि बुनियादी यही है कि आप यहाँ पे सड़क नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारा काम चलता रहा। हमने सड़क बना लिया, सड़क बनाया, हमने पुल भी बना दिया, कल तो ये हो गया सबकी बोलती बंद हो